डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं हरियाणा में एक छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ और इसके ऑफिस तक जाने के लिए मुझे गांव से 7 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। और ये मैं हर रोज़ करता हूँ बिना संडे की छुट्टी लिए, क्योंकि वहाँ 7 दिन काम चलता है तो मुझे पूरे के पूरे 7 दिन वहाँ पर जाना पड़ता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सुबह 9 बजे ऑफिस में पहुँच जाऊँ और शाम को 6 बजे घर की तरफ निकल ही आऊँ। मैं रात के समय कभी भी सफ़र नहीं करता, लेकिन कभी कभी मुझे नए गांव में जाना पड़ता है। नए गांव में नए कस्टमर होते हैं और उनकी मैं इंश्योरेंस करता हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन गांव में एक चीज़ की परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, वो है खाने पीने की। कभी कभी मैं खाना नहीं लेकर जाता और मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे खाना मिल जाएगा, लेकिन सच में वहाँ पर कोई भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछता। इसलिए मुझे भूखे ही शाम को घर आना पड़ता है। माँ हमेशा मुझे टोका करती थी, लेकिन पिछले साल सर्दियों में मेरे साथ जो हुआ उसे मैं जिसको भी बताता हूँ वो मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं आज भी उससे बहुत ज़्यादा डरता हूँ। ये बात पिछले दिसंबर की है। उस समय थोड़ी थोड़ी धुंध पड़नी शुरू हो चुकी थी और मैं जब भी शाम को घर की तरफ आता तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई होती, लेकिन ठंड के कारण मुझे ज़्यादा परेशानी होती थी। एक दिन मेरे बॉस ने दूर के एक गांव को जाने के लिए मुझे कहा था। मुझे वहां तक जाने में बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता और वहां पर कस्टमर भी बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मुझे खुशी थी, चलो 4 पैसे कमाने का मौका तो मिल जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले मुझे ऑफिस के कई काम करने पड़ते और 3 तो उन काम को करते करते बच चुके थे। फिर भी मैं उस गांव की तरफ चल ही पड़ा, क्योंकि वो भी मुझे आज ही करना था। मैं उस गांव में 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गया होऊंगा और वहां पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश की और मुझे खुशी हुई। वहां पर मुझे बहुत सारे लोग मिल गए जो अपना इंश्योरेंस करवाना चाहते थे। मैं हर किसी का फॉर्म भरता जा रहा था और मुझे ज़्यादा खुशी होती जा रही थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मुझे तंग कर रही थी, वो थी समय के कारण वहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो गया था। लेकिन उन गांव वालों ने मेरी बहुत मदद की। मुझे गांव के सरपंच के घर में बिठाकर वहाँ पर काम करना था और मुझे बहुत खुशी हुई। सब मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। बस समय ही निकलता जा रहा था। काम करते करते कैसे 9 बज गए मुझे भी पता नहीं लगा। ये गांव भी मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन मैंने रास्ते याद कर लिए थे। अभी मुझे वहीं से वापस जाना था और मैं लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर आ चुका था। यहाँ गांव के बीच से जाने का रास्ता बहुत ही छोटा होता है और रात के समय शायद वो मुझे सुनसान ही मिलने वाला था। उन गांव वालों ने मुझे खाना भी खिलाया और उसके बाद मुझे विदा किया। मेरे पास सारे पेपर्स थे, इसलिए मैंने उन्हें बैग में डाला और मैं बाइक लेकर सीधा ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। मुझे सबसे पहले ऑफिस खोलकर वहां पर सामान रखना था, उसके बाद घर की तरफ निकलना था। लेकिन ऑफिस पहुंचने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला था। आते वक्त इतना समय नहीं लगा क्योंकि वो वक्त दोपहर का था, लेकिन अब तो रात हो चुकी थी। इस धुंध में मुझे बाइक भी बहुत ही धीरे धीरे चलानी थी और ये नए रास्ते मुझे काफ़ी परेशानी कर रहे थे। मैं साइन बोर्ड देखता देखता गांव के बीच से निकल रहा था। मैं आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। सारे रास्ते बिल्कुल खाली थे। ठंड के कारण हर कोई अपने घर में सिकुड़ चुका था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि मेरे पास तो बाइक है, मुझे क्या परेशानी आने वाली है। मैं 15-20 मिनट लेट पहुंचूंगा, लेकिन घर पहुंच तो जाऊंगा। मैं एक सुनसान से खेतों के पास से निकल रहा था, तभी मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया। मैं इस टायर को इसी तरह से चला नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बाइक को इसी तरह से चलाता रहता तो शायद इसका टायर भी खराब हो जाता। मुझे उस बाइक से उतरकर उसको घसीटकर आगे तक ले जाना था।
मुझे पता था मुझे यहाँ पर कोई भी मैकेनिक नहीं मिलने वाला, लेकिन आगे एक बड़ा सा कस्बा आने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं घसीट कर बाइक को वहाँ तक पहुँचा दूंगा। वहाँ पर लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किसी मैकेनिक का घर है या नहीं, शायद कोई ना कोई मेरी मदद ज़रूर करेगा। यही सोचकर मैं धीरे धीरे घसीट कर बाइक को आगे तक ले जा रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा आगे एक छोटी सी टूटी हुई दीवार के पीछे से रोशनी निकल रही थी। शायद किसी ने आग जलाई हुई थी। मैंने देखा उस रोशनी के आगे कोई खड़ा हुआ था। उसके बाल थोड़े बड़े थे, उसका सर बड़ा सा नजर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। यहाँ खेतों के पास इस तरह से आग जलाकर कौन बैठा होगा? पहले तो मेरे मन में यही ख्याल आया, शायद इस खेतों की रखवाली करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर रहता होगा। मुझे अब सांस चढ़ चुकी थी क्योंकि मैं बाइक को काफ़ी दूर से खींचता ला रहा था। और तभी मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई, भाई साहब थोड़ी सी मदद करोगे? मुझे कुछ पूछना है। मैंने दूर से ही यही कहा, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर तक मैं वहीं खड़ा सांस लेने की कोशिश करता रहा। उसके बाद मैंने फिर से एक आवाज़ और लगाई, भाई साहब थोड़ी मदद करोगे? मैंने और ऊंची आवाज़ में ये कहा था, लेकिन अब भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उस रोशनी के सामने वो खड़ा तो था, लेकिन जवाब नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं चलकर उसके पास जाता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मेरी कोई ना कोई मदद तो करेगा ही। मैं अब उसके काफ़ी करीब पहुँच चुका था और अब मैंने फिर से उससे बात करने की कोशिश की और उसको 2-4 प्रश्न पूछे, लेकिन वो तो जवाब दे ही नहीं रहा था। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एक तरफ से उसे देखने की कोशिश की। अगर मैं दूसरी तरफ घूम जाऊं, वहां से आग की रोशनी उसके चेहरे की तरफ पड़ेगी, उससे मुझे उसका चेहरा नजर आ जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा आग की तरफ मुड़ा और उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे के ऊपर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके बाल बिल्कुल बड़े बड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। मैं उसे देखकर घबरा चुका था। उसके कटे फटे से कपड़े, ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हो। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैं वहाँ से भागकर बाइक उठाना चाहता था, लेकिन वो भी जैसे मेरी तरफ भागकर आने लगा। वो बड़ा ही अजीब सा भाग रहा था, लेकिन मेरा ध्यान जैसे ही उसके पैरों की तरफ पड़ा तो मैं और ज़्यादा घबरा चुका था। उसके पैर उल्टे थे। अब मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मैं बाइक को छोड़कर उस कस्बे की तरफ भागना शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। मुझे अब थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए मेरी सांस ज़्यादा फूल रही थी। मैं भाग नहीं पा रहा था और तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो। वो अब भी काफ़ी दूर था, लेकिन मैं जैसे जकड़ता जा रहा था। मेरी टांगें जवाब देना शुरू हो चुकी थी। इससे ज़्यादा मैं बहुत बार भाग चुका था, लेकिन आज जैसे मेरी टांगें सन्न होती जा रही थी। वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो कमज़ोर सी हो गई थी। अब मैं चलकर ही आगे निकलने की कोशिश करता रहा और चिल्लाता रहा, कोई तो मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं बार बार ये कह रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। लगभग 5 से 7 मिनट तक मैं भागता रहा। उसके बाद मुझे महसूस होना शुरू हुआ जैसे पीछे से कोई पत्थर मार रहा हो। मेरे पीठ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे लगा जैसे वो ही पत्थर मार रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता। वो तो लगातार मेरे पीछे भागता जा रहा था। तभी मुझे एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे सर पर भारी पत्थर मारा हो। उसके बाद मैं बिल्कुल होश में नहीं रहा। अगली सुबह मुझे होश आई और चारों तरफ लोग ही लोग खड़े थे। एक आदमी ने मुझे कंधे पर उठा रखा था और वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो उस पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था। मेरी नाक से भी खून टपक रहा था। मुझे एक घर में ले जाया गया और पलंग पर लेटाया गया। उसके बाद आसपास कई लोग थे, वो मुझसे बात करना चाहते थे। लोगों ने पहले मेरा चेहरा साफ किया, मेरे हाथ साफ किए, उसके बाद मुझसे बात करना शुरू की।
मुझे पानी पिलाया गया और अब मैं थोड़ा सा ठीक महसूस होना शुरू हो चुका था। वो मुझसे जानना चाहते थे कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं इस तरह से सड़क पर क्यों पड़ा था। मैंने भी सब कुछ सच बता दिया और जैसे इस बात को सुनकर सब लोग सन्न हो चुके थे, वो मेरे चेहरे की तरफ देखते जा रहे थे। उसके बाद मुझे भी बताया गया कि भीखाराम 10 साल पहले यहीं पर मरा था। मुझे उसकी तस्वीर दिखाई गई और मैं उसे पहचान चुका था। सच में यही था जो मुझे रात को नजर आया था। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था। हर कोई एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहा था। उन्होंने मुझे उसकी कहानी भी सुनाई। यहाँ पर भीखाराम इस खेत की रखवाली किया करता था, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो सुंदर नहीं दिखता था, बहुत ही अजीब सा दिखता था। एक बार चोरी के इल्जाम में लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। पत्थर मार मार कर लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से उसके खेत के पास से वो नजर आता ही रहता है और जो भी रात के वक्त उस खेत के पास से गुजरता है वो उसे नजर आता है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तो पूरे गांव वाले भी डर चुके हैं। अब रात को वहां पर कोई नहीं जाने वाला। मैं वहां से तो आ गया, उन पॉलिसीज के पेपर्स भी मेरे पास थे, लेकिन उसके बाद मैं उस तरफ जिंदगी में कभी नहीं गया और ना ही जाना चाहता हूं।